नमस्कार, बंगवाल क्लासेस में आपका स्वागत है। जो आज का वीडियो है ये एनसीईआरटी से लिया गया है, क्लास 12th मैथमेटिक्स पार्ट 2। इसमें हम पूरी बुक्स के सॉल्यूशंस करेंगे। जितनी भी एक्सरसाइज उसमें हैं हम सभी का सॉल्यूशन निकालेंगे ताकि हमारे जो प्यारे विद्यार्थी हो उनको पढ़ाई में आसानी हो। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। ये एक्सरसाइज 7.1 है, इंटीग्रेशन से संबंधित। तो इसमें क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि एंटी डेरिवेटिव का अर्थ क्या होता है। एंटी डेरिवेटिव है विलोम शब्द, इंटीग्रेशन का समानार्थी है और डिफरेंशिएशन का विलोम शब्द है ये एंटी डेरिवेटिव। तो देखा जाए तो एंटी डेरिवेटिव का अर्थ होता है इंटीग्रेशन को निकालना ही एंटी डेरिवेटिव कहलाता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि इंस्पेक्शन की मदद से आपको ऐसा करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है sin 2x। यू हैव टू फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें कुछ गणनाएं करनी पड़ेंगी। हमें कुछ ऐसे फंक्शन ढूंढने पड़ेंगे अपने दिमाग में जिसका डिफरेंशिएशन करने पे sin 2x आए। एक्चुअल में क्या है कि ना, डिफरेंशिएशन एवं इंटीग्रेशन के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है। वो मैथमेटिकल रिलेशनशिप कुछ इस प्रकार से है। अगर हमारे पास दो प्रकार के फंक्शन हों, fx एवं gx, यदि gx का डिफरेंशिएशन, fx का डिफरेंशिएशन करने पर gx आता है, तो in this situation we say that the antiderivative of gx is fx. We can also say that gx dx is equal to fx plus c. This is the relationship between differentiation and integration. तो इसी टर्म का इस्तेमाल हम जो ये फॉर्मूला हमारे पास है, हम इसका इस्तेमाल इस क्वेश्चन में करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, यू हैव टू फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x। तो ये है आपका sin 2x का एंटी डेरिवेटिव आपको निकालना है। हम कुछ गणनाएं करते हैं और पता लगाते हैं कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर sin 2x के कुछ नजदीक आ सके। तो cos 2x पे हमारा शक जा रहा है, हम उसी की हेल्प लेंगे। बिल्कुल देखिए, वी नो दैट डी बाई डी एक्स cos 2x इज इक्वल टू sin 2x माइनस टू sin 2x, इसका डिफरेंशिएशन होता है। ये इसके नजदीक लग रहा है। देखो, इस इक्वेशन को क्या हम 2 से भाग दे सकते हैं दोनों और, -2 से भाग दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, cos 2x अपॉन -2 इज इक्वल टू sin 2x। मैंने क्या किया, इस ऊपर वाली इक्वेशन को दोनों तरफ -2 से भाग दिया, कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं। -2 यहां पर आ जाएगा और -2 से -2 कट जाएगा। नाउ यू कैन सी दैट इसका जो डेरिवेटिव है वो sin 2x के बराबर है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x is equal to minus cos 2x upon 2. This is the final solution of this question. Now, अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, cos 3x का एंटी डेरिवेटिव आपको निकालना है। cos 3x का बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सेम टू सेम ऐसे ही करना है। तो पता लगाते हैं कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन cos 3x के बराबर आ रहा है। तो हमारा सब जा रहा है sin x की तरफ। आई होप आप भी यही सोच रहे होंगे। तो sin 3x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये होता है आपका 3 cos 3x। इज दैट क्लियर। अभी हम देखते हैं कि जो ये वाला फंक्शन है ये इसके काफी नजदीक है। अगर हम इसको 3 से भाग देते हैं तो इन दिस सिचुएशन ये इसको प्राप्त कर लेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ 3 से भाग देते हैं दोनों तरफ। यू विल गेट sin 3x अपॉन 3। इज दैट क्लियर।
इज इक्वल टू कॉस 3x। नाउ यू कैन से दैट द एंटी डेरिवेटिव, देखो मैं एंटी डेरिवेटिव के लिए ये वाला सिंबल लगा रहा हूं ताकि हमारा समय नष्ट ना हो। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस 3x dx इज इक्वल टू साइन 3x अपॉन 3। इज दैट क्लियर? अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है थर्ड, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 3x। चलिए पता लगाते हैं कि ऐसा कौन सा है भाई फंक्शन जिसका डेरिवेटिव e की पावर 3x के बराबर आता है। तो चलिए वैसे तो सीधी सी बात है, e की पावर 3x के बराबर होगा। तो e की पावर 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, e की पावर 3x और यहां पर आ जाएगा 3। बहुत ही सिंपल है यहां पर। और इन दिस सिचुएशन आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये इसके काफी नजदीक है और हम अपने लक्ष्य के काफी नजदीक हैं। तो एक काम करते हैं, इसको देते हैं यहाँ पर 3 से भाग, जैसे कि अभी इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया था। नाउ यू कैन सी दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x is e की पावर 3x, so antiderivative of e की पावर 3x will be equal to this. So the antiderivative of e की पावर 3x with respect to x will be equals to e की पावर 3x upon 3। आप चाहो तो यहाँ पर प्लस सी भी लगाना और यहाँ भी आप प्लस सी लगा देना, ठीक है। मैंने यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लगाया है, आप यहाँ पर भी प्लस सी लगा देना, प्लस सी, एंड यहाँ पर भी प्लस सी लगाना, यहाँ पर भी प्लस सी लगा देना। अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं कि प्लस सी क्यों लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम इसका आंसर आपको बताएं कि ऐसा सी लगता ही क्यों है इसमें, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास है यू हैव टू फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी की पावर 2। तो देखो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन निकालने पर इसके बराबर आ सकता है। तो थोड़ा गणितीय गणनाएं करते हैं। जैसे s की पावर 3 है तो 2 लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर हम करते हैं कुछ इस प्रकार से ax प्लस बी का होल क्यूब, तो ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लक्ष्य के काफी नजदीक हैं। ax प्लस बी का होल स्क्वायर और यहां पे लग जाएगा 3, ठीक है। इसके बाद जो यहां पर ये है इसका भी तो डिफरेंशिएशन होता है और इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, इस ax का कितना हो जाएगा a और b का हो जाएगा 0, तो इट विल बिकम a आएगा कुल मिला के। अगर मैं 3a से दोनों तरफ भाग देता हूं, और आप ये भी जान रहे होंगे कि मैं दोनों तरफ भाग क्यों दे रहा हूं उससे, ये देखिए आप। तो आपने देखा कि जैसे ही हम 3a से भाग देते हैं दोनों तरफ, ये पूरा फंक्शन इसके समान बन जाता है और यही हमारा लक्ष्य था। इन दिस सिचुएशन यू कैन से दैट द एंटी डेरिवेटिव, आपने वहां पेपर में लिखना कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल्स टू ax प्लस बी का होल क्यूब अपॉन 3a। और यहां पर मैथमेटिक्स की परंपरा के अनुसार आप सी लगाइए, यहां पर 3 है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द एंटी डेरिवेटिव साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम यहां पर बात करेंगे एंटी डेरिवेटिव। चलो यहां पर लिख लेते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x इज इक्वल टू, ये होता है एंटी, देखो मैं यहां पे थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूं, एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा इस पे जरा डिस्कस करेंगे, माइनस एंटी डेरिवेटिव ऑफ 4e की पावर 3x। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। देखो मैंने ऐसा इसलिए करा
क्योंकि जो एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है, यानी वितरण नियम का पालन करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। मतलब वो ओवर सब्ट्रैक्शन के ओवर और एडिशन के ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है। चलिए अब इसको एक एक करके निकालते हैं। तो पहले हम इसका एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे और फिर इस इक्वेशन में रखेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। नाउ चलिए इसकी बात करते हैं sin 2x की। डी बाई डी एक्स कॉस 2x इज इक्वल टू कितना होता है? ये होता है -2 sin 2x के बराबर। इसी प्रकार अगर मैं यहां -2 से भाग देता हूं तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, cos 2x अपॉन -2 इज इक्वल टू आपका यहां पर हो जाएगा sin 2x। तो इसकी शक्ल तो इसकी तरह है, सेम टू सेम। तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज इक्वल टू cos 2x अपॉन -2। लास्ट में हम कांस्टेंट लगा देंगे, चलो मैं यही लगा लेता हूँ, प्लस C1 लगा लेता हूँ, चलो ठीक है, प्लस C1। ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। सिमिलरली ऑल्सो अब इसकी बात करते हैं जो यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर 4e की पावर 3x। ऑल्सो डी बाई डी एक्स 4e की पावर 3x इज इक्वल टू होता है e की पावर 3x और 3x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 12। दिस इंप्लाइज डी बाई डी एक्स, अगर मैं यहां देता हूं 3 से भाग तो ये पूरा इसकी तरह लग रहा है, देखो। तो चलो मैं 3 से भाग देता हूं, 4e की पावर 3x अपॉन 3 इज इक्वल टू 3e की पावर 3, सॉरी यहां पर ये 4 हो जाएगा, 4e की पावर 3x। So you can see that the derivative of this function with respect to x is equals to 4e की power 3x, and 4e की power 3x is same as that of this function. So we can say that the antiderivative of देखो आपने यहाँ पे शॉर्टकट नहीं मारना है, आपने पूरा लिखना है antiderivative of 4e की पावर 3x is equal to 4e की पावर 3x by 3 plus C2। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए आप यहां पर इसका मान भी निकल चुका है और इसका मान भी निकल चुका है। हम इन दोनों, ये थर्ड इक्वेशन आपकी, हम सेकेंड एवं थर्ड का मान फर्स्ट में रखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इंप्लाइज एंटी डेरिवेटिव ऑफ क्या था ये, sin 2x माइनस 4e की पावर 3x इज इक्वल टू दिस फंक्शन, ये हो जाएगा आपको cos 2x अपॉन -2 और प्लस, देखो यहां पर माइनस लगा हुआ तो यहां पर माइनस आएगा, माइनस 4e की पावर 3x, 4e की पावर 3x अपॉन 3। अब देखो यहां पर प्लस C1 और यहां पर माइनस C2, और हम उसको नया कांस्टेंट का नाम दे सकते हैं, उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं यहां पर c इज इक्वल टू C1 माइनस C2। तो ये आपका फाइनल आंसर इसका हो गया। चलिए अब आगे के प्रश्नों को करते हैं। अब यहां पर थोड़ा अलग एक्सरसाइज आती है, यहां पर सीधे इंटीग्रेशन आपको निकालना है। तो 6th वाला क्वेश्चन यहां पर है आपका, यू हैव टू इंटीग्रेट लेट i इज इक्वल टू, हमने मान लिया 4e की पावर 3x प्लस 1 dx, ठीक है। वी नो दैट इंटीग्रेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, सो ये आगे सबके पास जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा 4e की पावर 3x, ठीक है, dx प्लस 1 dx। इसके बाद 4 इंटीग्रेशन से कांस्टेंट हमेशा बाहर निकाला जा सकता है, आपकी इच्छा है, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, e की पावर 3x dx प्लस 1 dx, ठीक है। इसके बाद देखिए आप e की पावर 3x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर 3x अपॉन 3,
इसका शॉर्टकट टेक्निक निकालने का ये है कि सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, जो भी है आपका इंटीग्रेशन निकालिए, उसके बाद इसका डेरिवेटिव जो है वो 3 आएगा, उसको नीचे लगा दीजिए। +1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये है हमारा 7वां, x² लेट i इज इक्वल टू, चलिए x² ब्रैकेट 1 - 1/x² एंड dx। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो है इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, सो हम इसको आगे भेज सकते हैं x² और ये हो जाएगा यहाँ पर dx माइनस x² और यहाँ पर आ जाएगा dx। x² ये हो जाएगा, x² ये इस तरह से यहाँ पर, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। सो अब देखिए यहाँ पर x² का इंटीग्रेशन कितना होता है, s³ माइनस x² से x² कट जाएगा, यू विल गेट 1। अब आगे देखिए s³ और माइनस 1 का कितना हो जाएगा, x और प्लस c। ये आपका इसका फाइनल सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब है यहाँ पर 8वां क्वेश्चन। तो लेट i इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c और ये dx है ना। इसके बाद देखिए वी नो दैट इंटीग्रेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, सो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से bx dx प्लस c dx। ठीक है, इसके बाद आप देखिए इसको जो यहाँ पर ax² है ये हो जाएगा आपका, a कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाला जा सकता है, तो ये हो जाएगा x² dx प्लस b भी कांस्टेंट है इस वाले इंटीग्रेशन में, तो ये भी बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा x dx और प्लस c ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा dx। इसके बाद a x² का इंटीग्रेशन कितना होता है, s³ प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका b x² प्लस c। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx, मतलब 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, तो यहाँ पर cx प्लस अल्फा एक कांस्टेंट यहाँ पर लग जाएगा। मैंने यहाँ पर अल्फा इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर पहले से ही c चल रहा था, तो ये नया कांस्टेंट आपका लग गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, लेट i इज इक्वल टू 2x² प्लस e⁻x dx। ठीक है, चलिए हम अभी तक हमने देखा, आपको याद होना चाहिए, धीरे धीरे आपको हैबिट बन जाएगी कि इंटीग्रेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। और ये बात हवा में नहीं कहते हैं कि ऐसी कोई परंपरा हो कि हमने ऐसे लिख दिया हो, इसका सत्यापन हो चुका है। ठीक है, मैथमेटिक्स में कि ऐसा कर सकते हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं। मैथमेटिक्स में बिना लॉजिक के कुछ भी नहीं होता है। चलिए e⁻x इसका इंटीग्रेशन dx। अब देखिए यहाँ पर 2x² का s³ प्लस e⁻s का e⁻x होता है और यहाँ पर प्लस कांस्टेंट। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 10वां प्रश्न, लेट i इज इक्वल टू, यहाँ पर है √x माइनस √x का होल स्क्वायर और ये आपका dx। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है इंटीग्रेशन। देखिए कोशिश करना है कि इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू आई। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बहुत बार सिखाता हूँ, जो 12th क्लास के बच्चे थे और जो मैंने बीएससी में पढ़ाया था, कि हमेशा मैथमेटिक्स में डिसिप्लिन होता है। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू आई। अच्छा लगता है मैथमेटिक्स पढ़ने में, इसीलिए हम सेट थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें डिसिप्लिन ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए इसका होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, √x का होल स्क्वायर है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2a एंड b। यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए एंड यहाँ पर dx भी लगा दीजिए। इसके बाद देखिए आप √x का स्क्वायर कितना होता है, x होगा, ऑब्वियस सी बात है, प्लस 1/s का कितना होता है, 1/x
है ना। 1/√x का स्क्वायर कितना होता है 1/x, माइनस इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा -2। फिर वही मैथमेटिक्स की थ्योरम से कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन, सो हम अपने इंटीग्रेशन को आगे भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा x dx प्लस 1/x dx माइनस 2 dx। नाउ यू कैन सी दैट व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x, जल्दी बताइए आप। x²/2, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कौन बताएगा इसके बारे में, कितना होता है, ये log x होता है। तो ये हो जाएगा आपका log x माइनस 2x प्लस c। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए इसको अगले पेज में करते हैं। ये है आपका 11वां प्रश्न। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आपका यहां पर लिखा हुआ है x³ प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन x² dx। ठीक है, तो देखिए इसको सभी के पास भेजते हैं कुछ इस प्रकार से, x³ अपॉन x² प्लस 5x² अपॉन x² और माइनस 4 अपॉन x² और यहाँ पर ये dx। इसके बाद देखिए x² से ये कितनी बार कट जाएगा, ऊपर x बचेगा तो ये x हो गया, ये कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 5 माइनस 4x² और यहाँ पर ये dx। फिर मैथमेटिक्स की थ्योरम की हेल्प से हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन, सो हम इसको आगे भेजते हैं x dx प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा और यहाँ बच जाएगा dx। इसी प्रकार जो -4 है वही बाहर निकलेगा और ये इस प्रकार से, और जो यहाँ पर 1/x² है उसको हम लिख सकते हैं x⁻² dx। इज दैट क्लियर। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब बताइए x ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा x²/2। 5 कांस्टेंट है, 1 का कितना होता है इंटीग्रेशन, x होता है माइनस 4। देखिए x⁻² का कितना हो जाएगा, इस प्रकार से होगा x⁻² प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 और यहाँ पे लग जाएगा कांस्टेंट। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा यहाँ पर x²/2 प्लस 5x और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, जरा लगाइए जरा, यहाँ पर ये हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस में यहाँ कर देता हूँ 4 और यहाँ पर हो जाएगा x⁻1, तो ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 4/x प्लस c। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है 12वां। i इज इक्वल टू x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन √x dx। ठीक है, सेम टू सेम हम यही करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन √s को हम लिख सकते हैं x⁻1/2 और ये हो जाएगा यहाँ पर dx। ठीक है, इसके बाद बचपन की कुछ यादें यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। देखिए x³ x⁻1/2 प्लस 3x सबके पास जाएगा बचपन की यादों के अनुसार, प्लस 4x⁻1/2 और यहाँ पर इस तरह से ये बाहर dx हमारा चल ही रहा है। चलिए अब ये भी बचपन की यादें ही हैं, हम इनको ऊपर भेज सकते हैं x³ और यहाँ पर हो जाएगा ये x⁻1/2। कुछ नया नहीं है, केवल बचपन की यादों को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। x⁻1 ऐसा है, देखो यहाँ पर देखो x⁻1 तो हुआ, ये भी बचपन की याद तो थी कि जहाँ पर कोई पावर नहीं दिख रही वहाँ पर 1 होती है। तो देखिए x⁻1/2 और आज आपको अपना बचपन भी याद आ रहा होगा जो क्लास 12 में हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं। x⁻1 मुझे भी याद आ रहा है, खैर x⁻1/2 प्लस 4x⁻1/2। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, देखो dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x
इसको कर सकते हैं सॉल्व। कितना हो जाएगा बताइए? 3 माइनस 1/2, 3 दूनी 6 और 6 में से गया 5, तो s की पावर 5/2 प्लस ये कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर 3x की पावर 1 में से आधा गया, आधा बचा, ये भी बचपन की याद थी, प्लस 4x की पावर -1/2 और ये पूरा का पूरा dx है। अब हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन। तो देखिए भाई सबके पास जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकालिए चलिए, और यहाँ पर हो जाएगा s की पावर 1/2 dx। थोड़ा हमारा कैमरा भी हिल रहा है, s की पावर 1/2 dx, और ये यहाँ पर हो जाएगा 4 कांस्टेंट है, और यहाँ पर हो जाएगा s की पावर -1/2 dx। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपके समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर s की पावर 5/2 है, हम उसको लिख सकते हैं, बताइए, s की पावर 5/2 + 1/5/2 + 1 प्लस 3 s की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1। यहाँ पर ये 1/2 है, मेरी राइटिंग थोड़ा वैसी है, s की पावर -1/2 + 1/-1/2 + 1, और यहाँ पर कांस्टेंट लगता ही लगता है। इसका लॉजिकल आंसर आपको आगे जाके पता लगेगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर s की पावर 5/2 + 1, तो ये हो जाएगा 7/2, तो s की पावर 7/2, और यहाँ भी 7/2 आएगा, ये हो जाएगा 2/7, यहाँ पे 7/2 ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी सेम टू सेम होगा, देखो s की पावर 3/2 और यहाँ भी 3/2, लेकिन यहाँ पर जो 3/2 इस प्रकार से यहाँ पर 3/2 होगा, ये तो चल जाएगा ऊपर, तो देखिए 6/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। क्या मैं सही कर रहा हूँ? देखिए जरा चेक करके, 3/2 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, है ना, सही चल रहा सारा। ठीक है, इतना आप चेक कर सकते हैं खैर। और मैं अक्सर ऐसी मिस्टेक करता रहता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि बड़ी क्लासेस को पढ़ाया जा रहा है, 12th के बीच में 12 बच्चों को पढ़ाता था, तो मैं अक्सर ऐसी मिस्टेक करता था कि 5/2 में ज़्यादा इस पर ध्यान में मुझे लगता था कि यार 12th के बच्चे हैं, इनको सब आता ही होगा, तो हमारे जो प्यारे बच्चे थे वही उस चीज़ को ठीक कर लेते थे, है ना। हाँ, जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ ध्यान देना पड़ता है कि यार 5/2 + 1 है, कहीं कुछ और ना आ रहा हो, है ना। इसलिए आप इस त्रुटि को ज़रा माफ़ कीजिएगा। यहाँ देखिए 4s की पावर 1/2, ये 1/2 हो जाएगा, है ना, 1 में से आधा गया 1/2, यहाँ बचेगा आधा, आधा ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा 8, तो यहाँ पर इसको 8 कर लेते हैं प्लस c। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। 13वां, लेट i = x³ - x² प्लस x - 1 x - 1, और यहाँ पर ये dx। देखिए वैसे तो ये बहुत डरावना लग रहा है, काफ़ी डेंजर लग रहा है, लेकिन अगर हम इसमें ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें तो बिल्कुल हम सफल हो सकते हैं। और ब्रह्मास्त्र क्या है कि आप यहाँ से यहाँ पर x² निकालिए, देखो x² बाहर निकालिए, तो यहाँ बच जाएगा x - 1। देखिए यही था इसका ब्रह्मास्त्र। देखिए अब ये आपको थोड़ा सुंदर लग रहा होगा। ठीक है, अब आगे देखिए x - 1 इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो चलिए ये भी बचपन की यादें ही हैं, हम इसको बाहर ले लेते हैं, जिसमें हम फैक्टर क्या करते थे, x² + 1, ये इस प्रकार से ये आ चुका है, और ये यहाँ पर ये dx भी हो चुका है। ठीक है, अब देखिए x - 1 से x - 1 कट गया। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, हम मैथमेटिक्स में हवा में नहीं काट सकते हैं, भले तुम्हारी बुक में इसको बताया नहीं गया, लेकिन यहाँ पर पक्का x डज नॉट इक्वल्स टू 1 होना ही होना चाहिए, क्योंकि हम नॉन जीरो नंबर से ही किसी नंबर को काट सकते हैं। मैथमेटिक्स केवल उसी की परमिशन देती है। x - 1 से x - 1 कट गया, और यहाँ पर यह हो जाएगा dx। इसके बाद आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि इंटीग्रेशन जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन। सो हम इंटीग्रेशन को आगे भेजते हैं, और ये कुछ इस प्रकार से आएगा। x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ / 3,
प्लस 1 का कितना होता है x प्लस सी। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। और जब भी आप आंसर निकालते हैं पेपर में या जब आप बोर्ड के एग्जाम बैठते हैं तो जब भी आपका आंसर आता है आप बिल्कुल ऐसे इसको भर लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत बार कॉपियां चेक की थी बच्चों की, इग्नू की। तो तब बच्चे कुछ निकालते थे आंसर और फिर ऐसे छोड़ देते थे, उनका इज इक्वल टू कहीं जा रहा, कुछ कहीं जा रहा है ना। तो ऐसे में क्या होता है, टीचर पर एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। चलिए बच्चों का, चलिए अब चलते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। लेट आई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स dx। चलिए इसको आगे भेज देते हैं, है ना। इसको, ये बचपन की यादें हैं, देखो आपको ध्यान आ रहा होगा, ये क्या है, बचपन की यादें हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस एक्स अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 और ये हो जाएगा एक्स और एक्स की पावर 1/2, है ना। और ये हो जाएगा यहाँ पर dx। इसके बाद देखिए इंटीग्रेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, सो ये हो जाएगा dx। और देखिए यहाँ पर इसके पास एक है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 3/2, 3/2, और यहाँ पर ये हो जाएगा dx। आगे देखिए s की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, s की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस s की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू एस की पावर, ये कितना हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एस की पावर, ये कितना हो जाएगा 5/2 अपॉन 5/2, और यहाँ पर कांस्टेंट भी लगा लीजिए। चलो ये हो जाएगा 2/3 एस की पावर 3/2 माइनस एस की पावर 5/2, और ये हो जाएगा यहाँ पर 2/5 प्लस सी आई। ये आपका आंसर होगा। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे करते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था 14। चलिए 15 पे चलते हैं। 15वें क्वेश्चन, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, इसको बचपन की यादों के अनुसार इसको आगे भेज देते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3x की पावर 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 1/2, और यहाँ पर ये हो जाएगा x। ठीक है। प्लस 3x की पावर 1/2, और ये हो जाएगा यहाँ पर dx। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा इस तरह से 3, है ना। ये कितना हो जाएगा x की पावर 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 प्लस 2, यहाँ पर 1 2 एकम 2 और 1 3, x की पावर 3/2 यानी 3/2 प्लस 3x की पावर 1/2, और ये हो जाएगा यहाँ पर dx। इसके बाद देखिए क्या हम इसको आगे भेज सकते हैं, 3 कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, और ये हो जाएगा x की पावर 5/2, और ये यहाँ पर dx प्लस 2x की पावर 3/2, और यहाँ पर ये dx प्लस 3x की पावर 1/2 dx। इसके बाद देखिए आगे 3x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 2 x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 और प्लस 3 s की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। ठीक है। देखिए कितना आ जाएगा 2 एकम 2, और ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 7/2, तो s की पावर 7/2, और प्लस यहाँ पर ये कितना है 3, यहाँ पर भी कितना आएगा 7/2 प्लस 2s की पावर 2 एकम 2, 3 और 2 5, तो 5/2,
ये हो जाएगा 5/2, हाँ 5/2 हो जाएगा अपॉन 5/2 प्लस 3 3/2 अपॉन 3/2। इसके बाद देखिए 3 दूनी 3 2 जा 6, 6/7 7/2 प्लस ये ऊपर चल जाएगा 2 2 जा 4, 4/5 5/2 प्लस यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 3/2 प्लस c। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है अब, ये था आपका √x 16वां प्रश्न। चलिए भाई 16वां प्रश्न करते हैं। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x e की पावर x और यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पर dx। चलिए हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन, सो इसको आगे भेज देते हैं। ये मैंने यहाँ पर e की पावर x लिख दिया, ये x हो जाएगा 2 बाहर निकल जाएगा x dx माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा cos x dx और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा e की पावर x dx। ठीक है, देखिए x का कितना हो जाएगा 2x² अपॉन 2 माइनस 3 cos से कितना होता है sin x, ये sin x हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए e की पावर x का e की पावर x और ये प्लस c, देखो 2 से 2 कट जाएगा x² माइनस 3 sin x और यहाँ पर प्लस e की पावर x प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए 17वां क्वेश्चन करते हैं अब। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या है ये क्वेश्चन, ये आपका है 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x, यहाँ पर ये dx। ठीक है, इसके बाद इज इक्वल टू, चलिए इसको आगे भेजते हैं, 2 बाहर आ जाएगा x² dx माइनस 3 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन sin x dx और यहाँ पर 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर √s को s की पावर 1/2 कर सकते हैं dx लिख सकते हैं ना, क्योंकि अब हम काफ़ी देर तक टिक चुके हैं और जब 10-20 बॉलें आदमी खेल लेता है बैट्समैन, तो फिर उसकी आंखें चारों तरफ बेहतर ढंग से चलती हैं। चलिए 2 ये हो जाएगा x का क्यूब अपॉन 3 x² का इंटीग्रेशन माइनस, देखिए sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस cos x, तो ये हो जाएगा प्लस 3 cos x। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा 5 s की पावर, देखिए 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2/3 x³ प्लस 3 cos x और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 3/2, तो ये ऊपर चलेगा 10/, आई थिंक यही होगा 10/3 10/3 s की पावर 3/2 प्लस c। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन के पास। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec x प्लस tan x dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, आप इसको आगे भेजिए, ये हो जाएगा sec² x dx प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा sec x और यहाँ पर ये हो जाएगा tan x। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। इसके बाद हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन को आगे भेज सकते हैं, कोई समस्या तो है नहीं विद एडिशन के साथ। तो ये आपका इस प्रकार आ जाएगा इंटीग्रेशन sec x और यहाँ पर ये हो जाएगा tan x dx। sec² x का इंटीग्रेशन कितना होता है tan x होता है, प्लस sec x tan x कितना होता है sec x होता है। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, 19वां क्वेश्चन।
लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलिए थोड़ा इसमें दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स और यहां पर डी एक्स। ठीक है, देखिए जो सेक स्क्वायर एक्स है क्या हम उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कोई समस्या तो है नहीं, कॉस स्क्वायर एक्स। और ये इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन कॉसिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स। आगे देखिए ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो साइन में कॉस से भाग देके कितना आता है, टेन आता है, तो टेन स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो अभी तो पॉसिबल है ही नहीं, ऐसे डायरेक्ट तो होता ही नहीं है। तो देखिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो मैं उसी को लगा रहा हूँ यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। इसके बाद देखिए हम अगले पेज में इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू कितना आया था यहाँ पे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा यहाँ पर 10x और 10x माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 20वां क्वेश्चन है। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स 2 माइनस 3 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखिए इसको भेजते हैं इसके पास, ये हो जाएगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2, ये कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस, देखिए इसके पास 2 कॉस एक्स हैं, ठीक है, तो क्या हम इस कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स डॉट कॉस एक्स, फिर एक कॉस एक्स का इस्तेमाल हम साइन के लिए कर सकते हैं, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10x, और जो एक 1 अपॉन कॉस एक्स बचा उसको हम लिख सकते हैं सेक एक्स, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर सेक एक्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। देखिए इसके बाद इसको आगे भेजा तो देखो 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये होता है 10x माइनस 3 और 10x सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये होता है सेक एक्स के बराबर, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह है 21वां क्वेश्चन। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स। देखिए हम इसको आगे भेज सकते हैं, ये हो जाएगा एस की पावर 1 अपॉन 2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एस की पावर 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 डी एक्स। एस की पावर 1 अपॉन 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की पावर 1 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस एस की पावर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। आगे देखिए ये कितना हो जाएगा, एस की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस एस की पावर ये कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2, एक में से आधा गया तो आधा ही तो बचता है, तो ये एस की पावर प्लस 1 अपॉन 2 है, सॉरी, और ये हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2/3 एस की पावर 3/2 प्लस यहाँ पर 2 एस की पावर 1/2, आप इसको अंडर रूट एक्स भी लिख सकते हैं, प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये नेक्स्ट प्रश्न आपका है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस एक्सरसाइज का, ये 22वां क्वेश्चन है ये। लेट आई इज इक्वल टू, इन्होंने अच्छा यहाँ पे गिवन है कुछ, सॉरी,
इसमें दे रखा है यदि गिवन, अब मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, डी वाई डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3/s⁴। इसको जरा ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। देखो इसमें साफ साफ दिया गया है कि इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आ रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन इसके बराबर होगा? देखिए यदि एफ एक्स और जी एक्स दो प्रकार के फंक्शन हो हमारे पास, तो थ्योरम ये कहती है, जो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में एक रिलेशनशिप बताती है, वो ये कहती है कि डी बाई डी एक्स एफ एक्स यदि जी एक्स के बराबर हो, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें ये होता है कि यदि डी बाई डी एक्स एफ एक्स जी एक्स के बराबर हो तो निश्चित तौर पर जो जी एक्स का इंटीग्रेशन होगा वो निश्चित तौर पर एफ एक्स के बराबर होगा। देखिए तो इसको देखिए जरा, यहाँ पर देखो, तो क्या हम इसके बाद लिख सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन इसके बराबर आ रहा है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3s⁴ विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। इसमें कोई डाउट तो है नहीं। अब देखें यहाँ पर इसको आगे भेजते हैं तो ये हो जाएगा 4 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा x³ dx माइनस 3 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा 1/s⁴ dx, और यहाँ पर ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे तो क्या हमें इसको ऐसे लिखता हूँ f(4)/4 बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस देखिए 3, ये x⁻⁻4 s⁻4 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा s⁻⁻4। s⁻⁻4 का इंटीग्रेशन क्या होता है? s⁻⁻4 प्लस 1/-4 प्लस 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम इसके अगले उसमें करते हैं, 4 से 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा s⁻4। आगे देखिए ये यहाँ पर आ जाएगा -3 और -3 यहाँ पर ये आ जाएगा, 3 से फिर 3 कट जाएगा और माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो देखिए ये आ जाएगा यहाँ पर प्लस और x⁻3 इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब उन्होंने हमारे पास कुछ बाउंड्री कंडीशंस भी दी हैं। देखिए उन्होंने ये कहा है कि f2 की वैल्यू 0 के बराबर है। ठीक है, तो चलिए ये काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इसको बाद में लिख लेते हैं, पहले इस फर्स्ट इक्वेशन को इसको भी हटा लेते हैं यहाँ से, इसको थोड़ा और अच्छा सजाते हैं। देखो यहाँ पर एफ एस की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी? दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर s⁻4 प्लस s⁻⁻3, और यहाँ पर चलिए एक कांस्टेंट लगा लेते हैं यहाँ पर c। देखो यहाँ पर मैं अल्फा लिख लेता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है? देखो यहाँ पर कोई दिक्कत तो है नहीं, अल्फा मैंने लिख दिया, चलिए अल्फा माइनस सी की वैल्यू मैंने अल्फा मान ली, कोई समस्या उसमें है नहीं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू s⁻4 प्लस s⁻⁻3 और प्लस अल्फा, आप चाहो तो माइनस सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब गिवन देखिए, गिवन f2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। तो चलिए फंक्शन में इसकी वैल्यू रखते हैं, तो देखो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई ना। फर्स्ट इंप्लाइज, फर्स्ट से क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए f2 इज इक्वल टू, देखो 2⁴ प्लस 2⁻⁻3 और ये प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। क्योंकि f2 की वैल्यू 0 के बराबर गिवन है। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा कितना हो जाएगा ये? आई थिंक 32 होगा ये, नहीं 16। अरे यार बहुत टाइम से 16, ठीक है 16। 16 प्लस 1/8 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। यू कैन सी दैट अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 16×8 128, और 128 और 1 कितना होता है? 129, तो 129/8 अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? -129/8। तो ये फर्स्ट इक्वेशन से क्या निष्कर्ष निकलता है? फिर देखिए इसका मान रख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू s⁻4 s⁻⁻3 माइनस 129/8। आप चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं,
एक्स प्लस 4 1/x³ माइनस 129/8 ये एफ एक्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, और यहाँ पर आपका आंसर मैच कर रहा होगा इसमें -129/8, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए इन्होंने कहा था, बाकी आप खुद ही कर लेना, d/dx एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3x⁴। तो देखिए इसको हम ऐसा भी कर सकते, देखो इम्प्लाइज डी, इस ds को इधर भेज देते हैं, डी एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3x⁴, और देखिए यहाँ पर लग गया dx। इसके बाद आप चाहो तो देखिए दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, क्योंकि कोई समस्या नहीं, क्योंकि एक ही टाइम पर आप एक ही प्रकार का ऑपरेशन लगा सकते हैं दोनों तरफ। तो 4x³ माइनस 3x⁴, और ये यहाँ पर dx। देखिए इसकी वैल्यू बताओ किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू d है। देखो जैसे d sin x यानी द इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू साइन x, ये होता है 1। इसी प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू log x, ये भी होता है 1। इसी प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू, नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एफ एक्स विल बी एफ एक्स। देखिए एफ एक्स आ गया। इसके बाद ये तो सिंपल सी बात है, ये तो आपने पहले भी सॉल्व करा, 4x⁴/4 माइनस 3x⁴ माइनस 3/-3 और प्लस c। देखिए ये भी तो निकल चुका है। इसके आगे आप जानते हैं जो पहले वाला था हमने इसको डिस्कस कर लिया था, इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो को ही समाप्त किया जाता है। इससे आगे के प्रश्नों को अगले वीडियोस में आपको प्राप्त करा दिया जाएगा। यदि आपके हमारे लिए कुछ सुझाव हों तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं, हमें बहुत खुशी होगी कि आपने हमें कोई सुझाव दिया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।